नमस्कार। इस वीडियो में हम मानचित्र प्रक्षेप का इतिहास एवं मानचित्रों के वर्गीकरण के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मानचित्र प्रक्षेपों का इतिहास। पृथ्वी की ग्लोबीय आकृति को मानने से पूर्व की विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गणितविदों एवं नक्षत्र शास्त्रियों ने यूनान काल में शिरोबिंदु वर्ग के कुछ प्रक्षेपों की रचना की। माना जाता है कि ईसा पूर्व वर्षों में ग्रीक सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी और उसके बहुत से दार्शनिक, ज्योतिष विज्ञानवेत्ता धरातल के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते थे। संभवतः ज्योतिष पर आधारित गणितीय भूगोल भी उस समय विकसित था। यही कारण है कि ग्रीक विद्वानों ने दुनिया में सबसे पहले धरातल के मानचित्र और इस क्रम में मानचित्र हेतु प्रक्षेपों की अवधारणा को विकसित किया। ग्रीक विद्वानों ने ईसा पूर्व 540 में पाइथागोरस ने सर्वप्रथम पृथ्वी की ग्लोबीय आकृति का वर्णन किया था। हेरोडोटस, डेमोक्रिटस ने संसार के मानचित्र की रचना की थी। इरास्टोथेनिस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान गोलाकार पृथ्वी की परिभाषा या विषुवत रेखा की लगभग सही लंबाई बताना था। उसके अनुसार ये दूरी 2,52,000 स्टेडिया या छोटे स्टेडियम मारने पर 24,622 मील थी। इस प्रकार 1 डिग्री के लिए ये अंतर 68.5 मील आता है। इसको आने वाले वर्षों में शुद्ध दूरी में नहीं माना गया। क्रेट्स ने ग्लोब की रचना पूरे विश्व का चित्रण करने के लिए की थी। सर्वप्रथम स्ट्रैबो ने पृथ्वी की ग्लोबीय आकृति को समतल सतह पर प्रदर्शित करने में आने वाली कठिनाइयों को जानकर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के समायोजन की बात की थी। टोलोमी ने भौगोलिक ग्रंथ के लगभग 8,000 स्थानों के अक्षांश और देशांतर दिए। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसने अपने द्वारा बनाए गए प्रक्षेपों पर विश्व मानचित्र भी बनाए। टोलोमी ने इन मानचित्रों के लिए पहली बार 2 शंक्वाकार प्रक्षेपों की रचना की। टोलोमी के बाद यूरोप में अंधयुग आ गया और किसी भी तरह का ज्ञान विज्ञान एक तरह से दब गया। कोई वैज्ञानिक खोज लगभग 15वीं शताब्दी तक नहीं हो पाई। टोलोमी के बाद 1466 में जर्निस द्वारा समलंब आकृति के प्रक्षेपों पर निर्मित विश्व मानचित्र में कालांतर में सेंसन और फ्लेमिस्टीड ने सुधार किया। बाद में फ्लेमिस्टीड ने साइन कर्व के आधार पर साइनसोइडल प्रक्षेप की रचना की। आधुनिक ध्रुवीय प्रक्षेप के प्रारंभिक अंडाकार स्वरूप की रचना सर्वप्रथम 1643 में फोर्नियर ने की थी। इस समय फ्रांस में CF रेसनी ने परिष्कृत शंक्वाकार प्रक्षेप पर सर्वप्रथम दीर्घ मापने वाले स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए। महान चित्रकार जोहान हेनरिक रेम्बर्ट ने 1759 के बाद एक एकड़ बेलनाकार समक्षेत्रफल शंक्वाकार एवं 2 प्रधान अक्षांश समक्षेत्रफल प्रक्षेप, 2 प्रधान अक्षांश समरूपी शिरोबिंदु समक्षेत्रफल अनुप्रस्थ बेलनाकार प्रक्षेपों की रचना कर मानचित्र प्रक्षेप के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। मर्केटर ने प्रक्षेपों की रचना में अपना अमूल्य योगदान दिया। इस तरह 16वीं शताब्दी से ही मानचित्र कला में क्रांति सी आ गई। प्रक्षेपों की रचना में अनेकों तकनीकें विकसित हुई। जैसे जैसे परिवहन दूरसंचार के साधनों ने धरातल को सीमित कर दिया, उसी के अनुरूप आवश्यकता अनुसार अनेक प्रकार के प्रक्षेपों की रचना का विकास किया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भूगोल में मानचित्र कला के विकसित चरण के साथ प्रक्षेपों की रचना की थी। नई तकनीकी विकसित होती रही। आज के अधिकांश प्रक्षेप पूर्व के प्रक्षेपों के संशोधित या पृथ्वी के लक्षणों को दर्शाने में विशेष प्रयत्न है। तो ये था आपके प्रक्षेप कला का इतिहास कि सर्वप्रथम किसने प्रक्षेपों को बनाया। और अब आता है प्रक्षेपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शन। प्रक्षेपों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। एक है प्रकाश के प्रयोग के आधार पर, दूसरा गुण के आधार पर, तीसरा रचना विधि के आधार पर और चौथा है परंपरागत प्रक्षेप। सर्वप्रथम प्रकाश के उपयोग के आधार पर। इस विधि में एक परिकल्पना की जाती है कि ग्लोब के एक निश्चित केंद्र पर प्रकाश रखने से पर उसके अक्षांश और देशांतरों का रेखाजाल समतल कागज पर किस प्रकार बनता है, अर्थात समतल सतह पर जहाँ धरातल को स्पर्श करती है प्रकाश की किरणें वहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विभिन्न प्रकार के जाल बनाते हैं। इसलिए प्रक्षेप कई भागों में बांटे जा सकते हैं। मूलतः प्रकाश की स्थैतिक परिकल्पना के आधार पर प्रक्षेपों को 2 भागों में बांटा जाता है, संदर्भ प्रक्षेप और असंदर्भ प्रक्षेप।
संदर्भ प्रक्षेप, जिन प्रक्षेपों की रचना ग्लोब के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को किसी समतल सतह पर किसी प्रकाशमान बिंदु से प्रकाश डालकर की जाती है उन्हें संदर्भ प्रक्षेप कहते हैं। कागज पर इन प्रक्षेपों की रचना में ज्यामिति विधि का सहारा लिया जाता है, इसलिए इन्हें ज्यामिति प्रक्षेप भी कहते हैं। इस क्रिया में प्रकाश की स्थिति 3 स्थानों पर हो सकती है। नंबर 1, जब प्रकाश की पृथ्वी ग्लोब के केंद्र पर स्थित हो तो उसे नोमोनिक प्रक्षेप बनते हैं। ग्लोब पर ऊपर, जैसे यहाँ पर है ध्रुव पर। नंबर 2, प्रकाश को पृथ्वी या ग्लोब के व्यास के एक सिरे पर रखने से स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप बनते हैं। नंबर 3, जब प्रकाश ग्लोब के बाहर अनंत दूरी से स्थित हो तो ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप बनते हैं। इन प्रक्षेपों में अनुनादृष्टि प्रक्षेप की अपेक्षा ग्लोब में बहुत कम गुणों को शुद्ध रखा जाता है, इसलिए इनका अधिक उपयोग नहीं होता है। असंदर्भ प्रक्षेप, नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, वे प्रक्षेप जिनमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल न तो प्रकाश द्वारा डाला जाता, छाया डालकर और नई ज्यामितीय विधि से बनाया जाता, वरन गणितीय विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। गए प्रक्षेपों को असंदर्भ प्रक्षेप कहते हैं। गणितीय विधि का चुनाव प्रक्षेप के उद्देश्य पर निर्भर करता है। अधिकतर इन प्रक्षेपों में ग्लोब के किसी न किसी गुण को शुद्ध रखा जाता है, इसलिए इनका उपयोग अधिक होता है। शुद्ध दिशा, शुद्ध आकृति, शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेपों की रचना के लिए विभिन्न गणितीय विधियां काम में लेते हैं। नेक्स्ट है गुणों के आधार पर। कागज पर पृथ्वी की गोल आकृति को शुद्ध रूप में व्यक्त करना कठिन है, अतः प्रक्षेप में केवल आकृति शुद्ध रहती है तो किसी प्रक्षेप में केवल क्षेत्र। कोई भी मानचित्र प्रक्षेप सर्वगुण संपन्न नहीं होता, अतः गुण के आधार पर मानचित्र प्रक्षेपों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सम क्षेत्रफल प्रक्षेप, इक्विवेलेंट या होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें आकृति की ओर ध्यान न देकर क्षेत्रफल की शुद्धता पर ध्यान रखा जाता है। समक्षेत्र प्रक्षेप पर बने मानचित्र को सर्वत्र क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। इन प्रक्षेपों में से एक दिशा में मापनी बढ़ी हुई और दूसरी दिशा में मापनी घटी हुई होती है, जिसके फलस्वरूप मानचित्र में किसी प्रदेश का क्षेत्रफल शुद्ध रहता है किंतु उसके आकृति में परिवर्तन आ जाता है। इसमें बेलनाकार तथा बौन प्रक्षेप आते हैं। नंबर 2, यथाकृति या शुद्धाकृति, ऑर्थोमॉर्फिक या कॉन्फॉर्मल प्रोजेक्शन। किसी प्रक्षेप पर एक क्षेत्र की आकृति यदि ग्लोब पर उसी क्षेत्र की आकृति के समान हो तो ऐसे प्रक्षेपों को ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन कहा जाता है। इन प्रक्षेपों पर बने देशों की आकृति शुद्ध रहती है, परंतु क्षेत्र आदि में अतिरंजितता आ जाती है। ये प्रक्षेप शुद्ध आकृति प्रक्षेप होते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे पर समकोण पर काटती हैं, इसलिए ग्लोबीय तल को समायोजित करने की प्रक्रिया में मापक और क्षेत्रफल तथा दिशाएं अशुद्ध हो जाती हैं। मर्केटर प्रक्षेप यथा आकृतिक प्रक्षेप का सबसे अच्छा उदाहरण है। नौ संचालन, सागरीय धाराओं के मार्ग, पवनों की दिशा शुद्ध करने वाले मानचित्रों, साधारण राजनीतिक मानचित्रों के लिए शुद्ध आकृति प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। नंबर 3, शुद्ध दिशा, ट्रू बेरिंग या एजीमुथल प्रोजेक्शन। यदि किसी प्रक्षेप पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली सरल रेखा किसी ग्लोब पर उन्हीं दो स्थानों को मिलाने वाली सरल रेखा हो तो ऐसे प्रक्षेप को शुद्ध दिशा प्रक्षेप कहते हैं, जिसको रंब लाइन कहा जाता है। मर्केटर प्रक्षेप पर दो स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है उसको रंब लाइन कहते हैं। इस प्रक्षेप में केवल दिशा शुद्ध रहती है। इसमें मुख्यतः मर्केटर शिरोबिंदु नोमिनिक प्रक्षेप आते हैं, इसलिए यद्यपि अन्य सभी शिरोबिंदु प्रक्षेपों में केंद्र से बाहर की ओर दिशा शुद्ध रहती है। नेक्स्ट आता है रचना विधि के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर। इसमें खंबद्ध या शिरोबिंदु प्रक्षेप, जेनिथल प्रोजेक्शन, शंक्वाकार प्रक्षेपण, कॉनिकल प्रोजेक्शन, बेलनाकार सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन और रोड प्रक्षेप, कॉन्वेंशनल प्रोजेक्शन। सर्वप्रथम खंबद्ध प्रक्षेप या शिरोबिंदु प्रक्षेप। जब प्रक्षेपण तल ग्लोब के किसी एक बिंदु को छूती हुई समतल सतह पर प्रक्षेपित अक्षांश देशांतर रेखा जाल को शिरोबिंदु या खंबद्ध प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप तल ध्रुव, विषुवत रेखा या इन दोनों के मध्य कहीं भी माना जा सकता है। खंबद्ध प्रक्षेप के उस बिंदु को जहाँ प्रक्षेपण तल ग्लोब को स्पर्श करता है उसे प्रक्षेप केंद्र कहा जाता है, तथा जिस बिंदु पर प्रकाश की कल्पना की जाती है उसे नेत्र स्थान या आई पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार नेत्र स्थान ग्लोब के केंद्र या ग्लोब के बाहर हो सकता है, परंतु प्रत्येक दिशा में प्रक्षेप केंद्र, ग्लोब का केंद्र और नेत्र तीनों एक ही सरल रेखा में होते हैं। प्रक्षेपण तल इस सरल रेखा
के समकोण बनाता हुआ ग्लोब को स्पर्श करता है और निम्नलिखित प्रक्षेपों को जन्म देता है। नंबर 1, जब समतल तल ग्लोब के किसी एक बिंदु को स्पर्श करते हैं उसे ध्रुवीय ऊर्ध्ववर्ती पोलर जेनिथल प्रक्षेप कहते हैं। ध्रुवीय ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप निम्न है। नंबर 1, ध्रुवीय ऊर्ध्ववर्ती समदूरी। नंबर 2, शुद्ध क्षेत्रफल। नंबर 3, नोमोनिक प्रक्षेप। नंबर 3, ऊर्ध्ववर्ती स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप। और नंबर 5, ऊर्ध्ववर्ती ऑर्थोग्राफिक प्रक्षेप। नंबर 2, जब समतल तल ग्लोब को भूमध्य रेखा पर किसी बिंदु पर स्पर्श करे तो उसे भूमध्य रेखीय ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप कहते हैं। नंबर 3, जिस समय समतल धरातल ग्लोब को भूमध्य रेखा और ध्रुवों के अतिरिक्त उनके बीच किसी बिंदु पर स्पर्श करता है उसे तिर्यक का ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप कहते हैं। खमद प्रक्षेपों की निम्न विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, खमद प्रक्षेप केंद्र के सभी स्थानों का दिक्मान शुद्ध रहता है, इसलिए दिग्गज प्रक्षेप कहते हैं। इसे दिग्गसीय प्रक्षेप कहते हैं। इस पर दिशाएं शुद्ध रहती हैं। नंबर 3, अक्षांश रेखाएं संकेंद्रीय होती हैं तथा समस्त अक्षांश रेखाएं एक केंद्र से खींचे हुए वृत्त होते हैं। 4, सभी देशांतर रेखाएं केंद्र से निकलने सीधी रेखाएं होती हैं। 5, इस पर केवल आधे ग्लोब को ही अक्षांश देशांतर रेखाएं क्रम ज्ञात होता है। 6, किसी देश की आकृति और क्षेत्रफल सीमित भाग में ही शुद्ध रह पाते हैं। 7, प्राय ध्रुववर्ती प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए इस प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, शंक्वाकार कोनिकल प्रोजेक्शन। ऐसा धरातल जो ऊपर नुकीला हो तथा नीचे की ओर गोलाकार विस्तार वाला हो शंकु कहलाता है। ध्रुव के ऊपर कागज के शंकु को इस प्रकार रखा जाए कि उसका शीर्ष ध्रुव के ठीक ऊपर रहे। ध्रुव के केंद्र में प्रकाश रखकर अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को शंक्वाकार धरातल पर प्रक्षेपित करके कागज को चौरस धरातल में परिणत करने पर शंक्वाकार प्रक्षेप बनते हैं। ग्लोब के ऊपर आप उसको रखिए, उसमें लाइट जलाइए और जो रेखाएं हैं उस पर प्रोजेक्ट है उसको खोलिए तो शंक्वाकार प्रक्षेप बनेगा। एक ग्लोब को किसी एक अक्षांश वृत्त पर स्पर्श करता है, प्रक्षेप की उस अक्षांश पर मापनी शुद्ध रहती है, जिसके कारण इसे प्रमाण अक्षांश या मानक अक्षांश कहते हैं। शंक्वाकार प्रक्षेप कई प्रकार के होते हैं। इनमें एक मानक वाला शंक्वाकार प्रक्षेप, संदर्भ प्रक्षेप, जिसमें एक मानक अक्षांश रेखा मध्यवर्ती अक्षांश होती है तथा अन्य अक्षांश वृत्त समान दूरी पर खींचे गए संकेंद्रीय वृत्त होते हैं। इसमें देशांतर रेखा संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं होती हैं। इस प्रक्षेप में केवल मानक अक्षांश या केंद्र यामोत्तर पर ही मापनी शुद्ध होती है। वहां से दूरी बढ़ने पर अशुद्धि बढ़ती जाती है। एक मानक अक्षांश वाले शंकु प्रक्षेप के दोष को कम करने के लिए 2 मानक अक्षांश वाला शंकु प्रक्षेप बनाया जाता है। यह एक असंदर्भ प्रक्षेप है जिसकी रचना गणितीय परिकल्पना द्वारा की जाती है। बौन प्रक्षेप तथा बहुशंक्वाकार प्रक्षेप भी संशोधित शंक्वाकार प्रक्षेप है। शंक्वाकार प्रक्षेप प्राय छोटे देशों जिनका विस्तार एक ही गोलार्ध उत्तरी दक्षिण में हो को प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि इस पर पूरे विश्व के मानचित्र बनाना कठिन होता है। शंक्वाकार प्रक्षेप की विशेषताएं: सभी अक्षांश एक केंद्र से खींचे गए बहुसंख्यक प्रक्षेप को छोड़कर वृत्तों के चाप होते हैं। सभी देशांतर रेखाएं सीधी रेखाएं होती हैं जो अक्षांशीय रेखाओं को समकोण पर काटती हैं। ध्रुव से दूर जाने पर देशांतर रेखाओं के मध्य परस्पर दूरी बढ़ती जाती है। केंद्रीय देशांतर रेखा सीधी होती है तथा इनका मापक भी शुद्ध रहता है। शंकु को काटकर फैलाया जाता है, इसलिए इसे विस्तार योग्य धरातल कहा जाता है। 90 डिग्री अक्षांश प्राय बिंदु ने दिखाकर चाप द्वारा दिखाया जाता है। इसे प्रक्षेप पर ध्रुव के समीपवर्ती क्षेत्रों में विकृति आ जाती है। नंबर 3 है बेलनाकार प्रक्षेप, सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। ग्लोब पर अंकित अक्षांश देशांतर रेखाओं कागज के बेलन पर प्रक्षेपित करके उस कागज को सपाट फैलाने से बने रेखा जाल को बेलनाकार प्रक्षेप कहते हैं। सामान्य दशा में यह बेलन ग्लोब को भूमध्य रेखा पर स्पर्श करता है तथा इसका अक्ष पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष पर स्थित होता है। बेलनाकार प्रक्षेप संदर्भ असंदर्भ दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ बेलनाकार प्रक्षेपों के नाम मर्केटर प्रक्षेप, बेलनाकार शुद्ध आकृति प्रक्षेप, साधारण बेलनाकार प्रक्षेप, समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप, प्राकृतिक प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप आदि हैं। बेलनाकार प्रक्षेप की विशेषताएं: इसमें सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं समांतर तथा लंबाई बराबर होती है। 2, इसमें भूमध्य रेखा के पास ही मापक शुद्ध होता है। 3, बेलन को काटकर फैलाया जाता है, इसलिए इसे विस्तार योग्य धरातल कहते हैं। 4, संपूर्ण पृथ्वी का मानचित्र बन जाने के कारण इसे इन प्रक्षेपों का संसार का मानचित्र बनाया जा सकता है। 5,
अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। 6 ध्रुववर्ती प्रदेशों की आकृति में इस प्रक्षेप पर अतिरंजता ओवरलैपिंग आ जाती है। 7 अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर होती है। 8 90 डिग्री अंश जो बिंदु मात्र है कि लंबाई भूमध्य रेखा के बराबर, क्योंकि इसमें सारी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर होती हैं। 9 इस प्रक्षेप पर पूर्व पश्चिम लंबाई उत्तर दक्षिण संकुचित चौड़ाई वाले क्षेत्रों को आसानी से दिखाया जा सकता है। भूमध्य रेखा पर शुद्ध मापनी होने के कारण विषुवत रेखीय प्रदेशों के मानचित्र बनाने के लिए बेलनाकार प्रक्षेप विशेष उपयोगी होते हैं। संसार का शुद्ध दिशा व शुद्ध आकृति मानचित्र बनाने के लिए मर्केटर प्रक्षेप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परंपरागत प्रक्षेप। ये प्रक्षेप गणितीय परिकल्पना के आधार पर बनाए जाते हैं। प्रक्षेप लिखित प्रक्षेपों में संशोधन करके गणितीय नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं। इन्हें परंपरागत प्रक्षेप कहते हैं। इन्हें गणितीय प्रक्षेप भी कहते हैं। ये प्रक्षेप प्राय शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप होते हैं। इन पर संसार को भी प्रदर्शित किया जाता है। गणितीय परिकल्पना के आधार पर बने होने के कारण इन प्रक्षेपों पर उद्देश्य विशेष के अनुसार मापनीय आकृति की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साइनसॉइडल प्रक्षेप तथा मौलविड प्रक्षेप सबसे ज़्यादा काम में लिए जाते हैं। तो ये थे प्रक्षेपों के प्रकार, आपके शंकु प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमद प्रक्षेप और रूप प्रक्षेप। अब आते हैं मानचित्र प्रक्षेप की पहचान कैसे करोगे, कि उसकी आकृति के आधार पर, उसके गुण के आधार पर। मानचित्र प्रक्षेप की पहचान के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना होगा। 1 अक्षांश देशांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन। 2 अक्षांश देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरियां। 3 अक्षांश देशांतर रेखाओं की आकृति। 4 प्रक्षेप की बाहरी आकृति। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रतिच्छेदन। जब प्रक्षेप की आकृति आयताकार हो, अक्षांश देशांतर रेखाओं के परस्पर काटने से तथा अक्षांश देशांतर रेखाओं में दूरियां बराबर रहने से बनते हैं तो बेलनाकार प्रक्षेप कहलाते हैं। इन प्रक्षेपों में भूमध्य रेखा देशांतर रेखाओं पर मापक सूत्र रहता है। अक्षांशों की मध्य दूरी बराबर रहे तो समदूरी प्रक्षेप है। नंबर 2 अक्षांश रेखाओं के मापक में वृद्धि, देशांतर रेखाओं के मापक में कमी, ध्रुवों की ओर इसके मध्य दूरी बढ़ने से क्षेत्रफल शुद्ध रहता है। अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी कम हो जाए तो शुद्ध क्षेत्रफल होता है। जब अक्षांश और देशांतर रेखाएं सीध में हों, अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरियां भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर अधिक हो जाएं तो मर्केटर प्रक्षेप होता है। इन प्रक्षेपों में अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के बराबर होती हैं। नंबर 2 प्रक्षेप में यदि अक्षांश रेखा एक ही बिंदु से खींची जाए, वृत्त हो तो इसके मध्य समान दूरी हो, तो देशांतर रेखाएं सीधी हो, तो एक बिंदु से मिलती हो तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं समकोण पर काटे। ये प्रक्षेप भाई आकृति वृत्त चाप के रूप में, ये प्रक्षेप साधारण शंक्वाकार या 1-2 प्रधान अक्षांश रेखीय होते हैं। नंबर 2 बौन प्रक्षेप में एक ही केंद्र से सभी अक्षांश रेखाओं को बराबर दूरी पर एवं चाप के रूप में बनाया जाता है। प्रधान देशांतर रेखा सीधी अन्य वक्र में हो तो प्रक्षेप बौन प्रक्षेप होता है। इस प्रक्षेप की बाह्य आकृति भी वृत्त के चाप के रूप में होती है। बहुशंक्वाकार प्रक्षेप में भूमध्य रेखा लेटी हुई सीधी रेखा है। 90 डिग्री अक्षांश रेखा बिंदु है। अन्य अक्षांश रेखाएं भिन्न भिन्न केंद्र से खींची गई वृत्त के चाप हों। प्रधान देशांतर रेखा पर इनकी मध्य दूरी बराबर तथा इनके पूर्व पश्चिम परस्पर बढ़ें। केंद्रीय देशांतर रेखा सीधी रेखा होती है। अन्य देशांतर रेखाएं वक्र में हों तो प्रक्षेप बहुशंक्वाकार प्रक्षेप होता है। इसकी बाह्य आकृति पूर्ण रूप से वृत्त के चाप की नहीं होती। नेक्स्ट, यदि किसी प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं सीधी हो तो केंद्रीय देशांतर रेखाएं लंबिक और अन्य देशांतर रेखाएं वक्र में हो तो प्रक्षेप साइनसॉइडल व मौलविड होता है। इसमें भी अक्षांश रेखाएं के मध्य दूरी बराबर, प्रक्षेप साइनसॉइडल, और यदि भूमध्य रेखा के निकट दूर दूर अक्षांश रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा के निकट पास पास हो तो मौलविड प्रक्षेप होता है। इसके अतिरिक्त साइनसॉइडल प्रक्षेप की आकृति सीमावर्ती भागों नुकीली और मौलविड में दीर्घवृत्तीय होती है, इसलिए इन्हें दीर्घवृत्तीय प्रक्षेप भी कहते हैं। मौलविड प्रक्षेप 90 डिग्री की देशांतर रेखा वृत्त चाप की होती है, जबकि साइनसॉइडल में नहीं। ध्रुवीय ऊर्ध्ववर्ती प्रक्षेप की बाहरी आकृति वृत्ताकार होती है। ध्रुव एक बिंदु और अन्य अक्षांश रेखाएं बिंदु से खींचे गए वृत्त होते हैं। इनके मध्य दूरी केंद्र से दूर जाने पर तेजी से कम होती जाती है। सभी देशांतर रेखाएं इस बिंदु के आकार पर इन प्रक्षेपों में यदि नंबर 1 खमद समरूपी प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर धीरे धीरे बढ़ती है।
नौमोनिक प्रक्षेप में अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी प्रक्षेप के केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर तेजी से बढ़ती है तथा भूमध्य रेखा प्रदर्शित नहीं होती, उसे नौमोनिक प्रक्षेप कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर धीरे धीरे कम हो तो शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप कहलाता है। अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी बराबर हो तो समदूरी प्रक्षेप होता है। अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी केंद्र से भूमध्य रेखा की ओर तेजी से घटे तो ग्राफिक प्रक्षेप कहलाता है। तो इस प्रकार से हम वो कोनिकल है प्रक्षेप, बॉन है, तो उनकी आकृति, भूमध्य रेखा, अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी, उसका विस्तार कम ज़्यादा, हम इसको इस प्रकार से मानचित्र प्रक्षेपों की पहचान करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने मानचित्र प्रक्षेपों का इतिहास, मानचित्र प्रक्षेपों का वर्गीकरण और उनकी पहचान के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। आगे के वीडियो में हम एक एक प्रक्षेप के लिए वो किस प्रकार बनाए जाते हैं उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।